हज़रत साहब मौलाना फजलुर रहमान से रब्ते किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और एक ख़बर के मुताबिक उन्होंने अपनी कुछ शराइत रखी हैं और उनकी शराइत का ताल्लुक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुतल्लक़ है। ये शराइत क्या हो सकती हैं और आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगे? देखिए मती JUI और PTI का इशू ये है कि दोनों की जो अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा है। JUI या मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर डायरेक्टली एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह JUI ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है ऑन पेपर नहीं लेकिन बैकग्राउंड में ज़रूर JUI ये चाहेगी कि अगले इलेक्शन के मामलात में जो है वो PTI, क्योंकि JUI की रिजर्वेशंस हैं, वो समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस हुए हैं उसमें उनके कुछ जगहों पे उनकी पार्टी जीती है और नहीं जीतने दिया गया जो भी है, लेकिन JUI की रिलक्टेंस की इसके अलावा मुझे कोई वजह नहीं समझ में आती कि खैबर पख्तूनख्वा में वो PTI के साथ एक गालबन अगर इलेक्टोरल अलायंस नहीं तो सीट एडजस्टमेंट वाला एग्रीमेंट बिहाइंड द सीन ज़रूर करना चाहते हैं। तो इसमें अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है? जी, अगर मेरा ख्याल है अगर JUI एग्री करती है, लेकिन इसमें देखिए PTI का जो प्रॉब्लम आ रहा है, PTI का प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको पता है 26 नवंबर के बाद अली अमीन गंडापुर बहुत ज़्यादा गुड बुक में नहीं रहे। गुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग से चीज़ें आई PTI के अंदर से कि वो एक अलग प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो हो सकता है कि इमरान खान उनको किसी और जगह एडजस्ट करने की कोशिश करें। डिपेंड करता है कि ये एक तो मौलाना इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं, इस तहरीक को लीड करते हैं, और अगर लीड करते हैं तो इस तहरीक की सक्सेस या फेलियर पे डिपेंड करता है JUI और PTI की आइंदा रिलेशनशिप। ठीक, अच्छा मोहित जाफरी साहब, आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर अपोजिशन के इस बड़े इत्तेहाद की क़यादत करते हैं तो क्या ऐसा कोई भी इत्तेहाद जो है उसको नेशनली और इंटरनेशनली कोई सपोर्ट मिल सकती है, ख़ास तौर पर PTI के जो ओवरसीज सपोर्टर्स हैं उनसे? मेरे ख्याल में अव्वल तो कोई भी ऑपोजिशन की मूव जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर सक्सेसफुल होते हुए बहुत मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रीट पावर रिक्वायर्ड है इस वक्त, और मैं ही नहीं कह रहा कि वो मिल जाएगी अगर, तो कामयाबी जो है वो हो ही जाएगी, लेकिन जो लाइकलीहुड ऑफ कामयाबी है वो बहुत बढ़ जाती है अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब दर हकीकत ऑपोजिशन का हिस्सा बने। और उनके जो और मेरे ख्याल में इस रजीम के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा जोर की जरूरत नहीं होगी, इत्तेहाद ही अगर दिखा दिया जाए तो ही पैनिक शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा ये कॉन्वर्सेशन शुरू करने की जब पिछले हफ्ते कोशिश हुई तो उसी वक्त इस रजीम के हाथ पैर फूल गए थे, होटल्स की बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही थी, किसी पर कोई भी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह लोग मिल के बात ना कर पाए। बात अगर वो कर भी लेते तो वो TV पे चल पाती या नहीं वो एक अलग मसला था। फजलुर रहमान साहब जो लेजे करना चाह रहे हैं वो भी उसके हक बजानिब है, क्योंकि उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है PTI के साथ इल्हाक। उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर PTI उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनके लिए, और इसीलिए वो शायद ये नेगोशिएट करना चाह रहे हैं कि कम से कम इस इलाके के बाद उनकी पार्टी का कुछ तो बचे कि वो आइंदा सियासत कर पाए इलेक्टोरली, कंस्टिट्यूएंटली। मेरे ख्याल में ये PTI को समझना होगा, और अगर PTI ये समझती होगी इसीलिए ये बात आगे बढ़ी है। और इस वक्त PTI का जो ओवरसीज सपोर्टर है या जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ सपोर्टर है वो मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम वाले मरहले के बाद कम से कम नजरिया जरूरत के तहत ही सही, लेकिन फजलुर रहमान साहब को बर्दाश्त करना, उसको पता होगा कि उनको बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी। बिल्कुल सही। खेलदार साहब, आप कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कुछ तज्जिया करना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं मिनॉरिटी कमीशन की बात निकली, मैं आपके लम्हे और अपने नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने अमली तौर पे मिनॉरिटी कमीशन को बनाने के लिए एक बिल जो है नेशनल असेंबली में लाया, उसको एक्ट के ज़रिए हम कमीशन बनाना चाहते हैं। वो नेशनल असेंबली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, फिर कमेटी में गया, सब कमेटी में मौजूद है, और वो ह्यूमन राइट्स के अंडर होगी मिनॉरिटी कमीशन। नहीं, सेनेट से पास होके फिर कमेटी में अभी
कमेटी में अभी था, सेनेट की कमेटी में है? सेनेट की कमेटी में है, मतलब वहाँ अभी पे- मंजूर नहीं हुआ। अभी वहाँ पे सब कमेटी है, तो हमारी कोशिश है कि मार्च अप्रैल के पहले ये जो मिनार्टी कमीशन बन जाए। जो शोएब सदर साहब वन मैन कमीशन जो चला रहे हैं, उसमें भी उसने करिकुलम में बड़ा अच्छा काम किया है। सही। और जो जिस तरह काम मदर साहब ने प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी उसका अच्छा मतलब काम उन्होंने किया है। मगर जब ये कमीशन हमारी मुकम्मल बन जाएगी और एक्ट की सूरत में बनेगी, उसके पास इख्तियारात भी होंगे। जो बात आप मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं, देखिए मौलाना फजल रहमान का अगर मैंडेट चोरी हुआ है या वो उनका अगर गिला है तो वो KPK में है। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो रिज़र्व सीटें जो फैसला पेंडिंग है, वो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मेरी है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे हिस्से में आनी चाहिए। PTI कहती है कि ये किसी भी सूरत में हमारी है। तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब का सियासत का और एहतजाज का, तहरीकों का तरीका अलग है। वो आपने देखा होगा माजी में 2019-20 में जब भी उसको कहा जाता है कि इस साइड पे बैठ जाए, इमरान खान की हुकूमत थी, वो आए और बड़े पुरअमन अंदाज से, किसी का गमला भी उन्होंने नहीं तोड़ा, कई दिन बैठे। तो उन्होंने हमेशा आइन और जमहूरियत की बात की है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे कोई फेवर दे, मुझे एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में बिठाए, उसूलों की सियासत। तो इनका तो तरीका ही कोई अलग है। जलाओ गिराव करना है, मारदार करनी है, मुल्क में जो है हंगामा आराई करनी है, रेड जोन। इसका मतलब है मौलाना अगर अपोजिशन में शामिल होते हैं तो एक मस्बत चीज़ होगी, आप वेलकम करेंगे उन्हें डी चौक पे? देखिए मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी क़यादत का, वज़ीर आज़म का वक्तन रब्ता होता है। 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया, बल्कि PTI को ऑन बोर्ड किया गया और PTI की तमाम ख्वाहिशें उस 26वीं आइनी तरमीम का हिस्सा थी। और आज भी अगर ये जो जुडिशल कमीशन में सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जो लोग कहते हैं ना कि गैर आइनी है, फार्म 47 वाली है, तो मुझे बताएं ये सारे फैसलों में ऑन बोर्ड है, सारे फोरम पे मौजूद है। सही है, तो फिर आप किस तरह ये कहते हैं कि ये हुकूमत गैर आइनी है, वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं? इन्हीं इख्तियारात में ये मुल्क चल रहा है, इन्हीं इख्तियारात में मुल्क ने डिलीवर किया है, मुआशी जो है बेहतरी आई है, तो महंगाई में कमी आई है। जी जी मुनीज़, ये जो अभी बात हुई है, मौजूदा सियासी बहरान की एक बड़ी वजह जो है हमारी अदलिया की आज़ादी के हवाले से खड़े होते सवालात हैं, और उसकी वजह 26वीं आइनी तरमीम है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो फौजी अदालतों के केस में मौक़िफ़ दिया गया है, वो भी बड़ा ही एक मतज़ाद किस्म की, कंट्राडिक्टरी किस्म की बात है कि असूली तौर पे तो वो सिविलियन शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ हैं, मगर माजी में भी ये ट्रायल होता रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल या सुप्रीम कोर्ट बार के जो लोग हैं, जो इस वक्त इलेक्टेड बॉडी हैं, ये ख़ुद को आसमा जहांगीर ग्रुप का लोग कहते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो कुछ कर रहे हैं अदलिया के साथ, ये आसमा जहांगीर की तालीमात और उनकी जो बयानिया था उसके ये मतज़ाद चीज़ है? देखिए, आसमा जहांगीर किन चीज़ों के लिए खड़ी होती थी वो आप सबको मेरे से बेहतर पता है। उन्होंने हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल की, उन्होंने हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल की। क्या वो 26वीं आइनी तरमीम के साथ होती, ख़िलाफ़ होती? मेरे लिए इसलिए कहना ये मुश्किल है क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस हुकूमत की ज़रूरत है। बल्कि जब आप ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया जा रहा था तो उन्होंने ही तजवीज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दी थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ज़रूर बनवाएं, और वो इसकी एक एडवोकेट थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। जिस तरीके से ये तरमीम की गई और अब जो शक्ल बनी है, दैट आई एम नॉट श्योर किस तरीके से जो ये हुई। You are not sure? Are you sure? No, I would like to let me explain myself. देखिए, it's important that I explain myself. बात ये नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम सही थी कि नहीं थी। बात ये है कि हमारी जुडिशरी माजी में भी जो हरकतें करती रही वो सबके सामने है, और जिस तरीके से जजेस अपॉइंट होते रहे थ्रू वन जज, वो भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो आई वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 26वीं आइनी तरमीम की गई और हमने देखा कि पार्लियामेंट में लोगों को उठाया गया, जाहिर है वो उसके खिलाफ होती, मगर जो स्ट्रक्चर था, जो मौजूदा स्ट्रक्चर था और जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी वो इसके खिलाफ थी। मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ मती साहब, और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हम माइनॉरिटीज़ की आज बात कर रहे हैं। ये ओथ लेके आए हैं खेलदास साहब, इनसे पूछिए कि क्या ये वज़ीर आज़म इस मुल्क के अंदर बन सकते हैं या सदर बन सकते हैं?
नहीं बन सकते, इनके पर पाबंदी लगी। आर्मी चीफ तो बन सकते हैं। जी, आर्मी चीफ का मुझे नहीं पता मगर बहरहाल उनकी भी जो किताब है वो हमें दिखाते तो है नहीं, तो हमें क्या पता कि बन सकते हैं, मगर बहरहाल ये तो नहीं बन सकते ना। अब दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये ओथ भी लेके आए हैं, तो जो ये ओथ लेके आए हैं एज अ हिंदू माइनॉरिटी, वो एक मुसलमान लेता है, ठीक है ना। तो जो मुसलमान है वो तो एक अकॉर्डिंग टू हिंदू ओथ तो नहीं लेगा, वो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना उससे, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का है इंसान। अच्छा, क्विकली हम वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि फौजी अदालतें माजी में भी सिविलियंस का ट्रायल करती रही हैं, और उन्होंने बरमला इख्तलाफ नहीं किया फौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों के ट्रायल का, क्या ये आसमा जहांगीर का ये मौक़िफ़ था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन माजी के अंदर हमेशा उनकी स्टेटेड पोजीशन रही है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ थे। आसमा जहांगीर वॉज द फर्स्ट लॉयर जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल को जाके उन्होंने चैलेंज किया था, और उनके इस चैलेंज की वजह से राइट ऑफ रिट जो है वो लोगों को हुआ, जिसके नतीजे में लोग गए वकार सेठ की अदालत में और उनकी जो डेथ पेनल्टीज है वो ओवरटर्न हुई। तो इट वाज बिकॉज ऑफ हर केस के जो है वो ओवरटर्न हुआ।